हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 3। तो आज के इस सेशन में जो है हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमने फर्स्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो है हमें जो है पॉलीमराइजेशन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना, जिसमें कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे और न्यूक्लिक एसिड भी थे। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड में जो होता है वो हमें क्या चीज जो होता है वो बार बार रिपीटेड होता है ना। तो न्यूक्लिक एसिड के केस में हमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस चीज पर आएंगे कि किस तरीके से इनमें रिपीटिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। राइट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिच। तो पहली बार जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है आइसोलेट किया गया था स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिच के बारे में, है ना। फ्रेडरिच ने इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था और मेशनर ने 1868 में जो है वो पस की जो सेल्स थी ना उसको नेम दिया था न्यूक्लिन। फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लिन वर्ड उसको दिया गया था। The term nucleic acid was introduced by R. Altman in 1889। तो R. Altman ने पहली बार जो है वो न्यूक्लिक एसिड का जिक्र किया था और न्यूक्लिक एसिड टर्म का जो है वो इस्तेमाल किया था। अब ये बार बार जो आ रहा है ना, न्यूक्लिन आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड है क्या? सो न्यूक्लिक एसिड आर द थर्ड मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट आफ्टर वाटर एंड प्रोटीन इन द सेल। तो आप देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, डीएनए और आरएनए में, है ना। इसमें हमें ये जो है वो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये वाटर और प्रोटीन के बाद जो है थर्ड जो है सबसे अबंडेंट कंपोनेंट अगर सेल की हम बात करें तो इसमें जो है ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना, क्योंकि सारे जो जीन्स होते हैं वो इसी डीएनए के ऊपर तो प्रेजेंट होते हैं और ये इंफॉर्मेशन तो है डीएनए से फिर आरएनए में जाती है और आरएनए से फिर प्रोटीन में जाती है। सेंट्रल डॉगमा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आप अपने में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि पाई जाती है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। न्यूक्लियस में आपको पता ही होगा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो होता है वो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है इंटरफेस में, और जब सेल डिवीजन फेज में एंटर कर जाती है तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड होगा, जिसको एक तरह का प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डीएनए दोनों के केस में। तो ये तीन ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पाया जाता है ना। फीचर्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो होती है ना, इनमें हमें जो है डीएनए जो है वो किस फॉर्म में मिलती है, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस, और फिर है अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और यहां पर फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों में जब ये चीजें जुड़ जाती हैं, है ना, ये तीनों चीजें जब जुड़ जाती हैं तब ये बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं? अब ये देखिए, फॉस्फेट ग्रुप तो सेम रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर सेम रहता है, बार बार क्या बदल सकता है? नाइट्रोजनस बेस। तो अभी हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके के होते हैं, है ना। अब ये आती है हमारी पोलैरिटी। अब डीएनए की ना आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी। अगर डीएनए को स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ना
तो इस तरीके से ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे प्रेजेंट, ये ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो एक यहां पर एंड है ना, वो अगर 3 प्राइम है तो इसका जो अपोजिट एंड होगा ये 5 प्राइम होगा, और ये वाला 3 प्राइम होगा तो इसका अपोजिट यहाँ पर ये 5 प्राइम। तो आपको ये यहाँ पर ना पोलैरिटी देखने को मिल रही है ना, पोलर है ये 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर आपको 3 टू, इसमें ना अभी हम देखेंगे कि इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर है, उसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इसका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, आपको यहाँ पर दो ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, अब जैसे यहाँ पर एडेनिन होगा तो यहाँ पर गुआनिन होगा, तो इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एडेनिन के साथ थाइमिन होता है, और गुआनिन होगा तो यहाँ पर जरूर साइटोसिन होगा, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इस तरीके से आपको देख सकते हैं। एक जो है स्ट्रैंड होगा, उसका दूसरा वाला ना कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसीलिए यहां पर इसको लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। डबल हेलिक्स तो मैंने यहां पर आपको बता दिया कि इस तरीके से ये डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। चारगाफ रूल, अगर आप इनके नाइट्रोजनस बेस की बात करें ना, तो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं यहां पर, प्यूरीन और पिरिमिडीन। सो प्यूरीन का जो फॉर्म है वो हमारे पास दो है, एडेनिन और ग्वानिन, ये दो तरह के प्यूरीन है। और पिरिमिडीन जो है वो हमारे पास थाइमिन और साइटोसिन है। तो जो एडेनिन और ग्वानिन को आप प्लस कर दोगे ना, तो वही जो है अमाउंट आपका थाइमिन और साइटोसिन के बराबर निकल कर आ जाएगा। ये है चारगाफ रूल। सो ये कुछ फीचर्स हैं डीएनए के, है ना। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए के बारे में। सो प्यूरिन्स जो है और पिरिमिडिन्स, ये दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस हमारे प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये प्यूरिन है। और पिरिमिडिन में हमें दो तरीके के मिलते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी इसके आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। तो अगर आप ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस आप है ना, ये इनमें पेयरिंग हमें देखने को मिलती है। जो स्ट्रक्चर होगा जैसे ये देखिए, यहाँ पर ए टी जी सी सी ए ए टी अगर है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि बाय रूल जो है एडेनिन हमेशा पेयर करती है किसके साथ, थाइमिन के साथ। कभी भी एडेनिन जो है वो ग्वानिन या साइटोसिन के साथ कभी पेयर नहीं करेगी, ये फिक्स है। एडेनिन हमेशा पेयर करती है थाइमिन के साथ। तो यहाँ जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, टी। अच्छा, पहले वाली टी यहाँ पर में अगर टी प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, ए। उसी तरीके से देखिए, साइटोसिन जो पेयर करती है वो किसके साथ पेयर करती है, ग्वानिन के साथ। तो जहां जी होगा उसके अपोजिट आपको यहां पर देखने को मिलेगा सी। तो यहां पर सी है तो यहां पर आपको मिलेगा जी, यहां पे भी सी है तो यहां मिलेगा जी, यहां ए है तो यहां मिलेगा टी, यहां पे भी टी, और यहां पर आपको मिलेगा ए। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं वो किस तरीके से डीएनए में ना इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं बेस पेयरिंग। अब आरएनए में देखिए, इन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो पेयर करता है यूरेसिल के साथ। एडेनिन हमेशा जो होता है वो पेयर करता है यूरेसिल के साथ, और साइटोसिन जो पेयर करता है वहां पर ग्वानिन। क्योंकि यहां पर देखिए आरएनए के केस में ना थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता, थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ ही पेयर करेगा, लेकिन एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ पेयर करता है, क्योंकि यूरेसिल की जगह, थाइमिन की जगह यहां पर यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन पाया ही नहीं जाता। सो ये है जो है वो पेयरिंग का यहां पर तरीका। अब आप बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का ना एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिट है डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का।
They play crucial role in DNA replication, RNA synthesis and protein synthesis, है ना? तो ये न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ये दोनों ही जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा हो, है ना? डीएनए से डीएनए का बनना जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। आरएनए सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? आरएनए की सिंथेसिस जो है वो डीएनए के जो है वो टेम्पलेट पे हो रही होती है, यानी कि डीएनए से जो है वो आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक बार जब आरएनए बन जाते हैं ना, तो जैसे एमआरएनए बना, एमआरएनए के साथ राइबोसोमल जो है वो आरएनए की भी जरूरत पड़ती है और टीआरएनए की भी जरूरत होती है, यानी तीनों तरीके के आरएनए किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस जो है, इन तीनों में इस जो है प्रोसेस का न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो यूज होता है। A nucleoside is composed of two main components, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। तो इस तरीके से आप देखिए न्यूक्लियोसाइड जो होती है ना, वो दो मेन कंपोनेंट से बनी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर। और यानी कि जो है शुगर और जो है वो नाइट्रोजनस बेस, जैसे ये शुगर मॉलिक्यूल है और यहां पर जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस ये अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। अब जब ये फॉस्फेट ग्रुप यहां पर इससे अटैच हो जाएगा, तब ये पूरा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? न्यूक्लियोसाइड डू नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। तो अभी तक जब तक फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच था, तब तक तो ये न्यूक्लियोसाइड था, लेकिन जैसे ही राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ जब है फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है? न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्या क्या है वो कंपोनेंट? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजों से मिलकर जो है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसी भी न्यूक्लिक एसिड के बनाने के लिए ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। They link together through the phosphate group to form a sugar phosphate backbone of DNA। तो इस तरीके से जो है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। ये लिंक इस तरीके से होते हैं कि ये जो है एक तरह का बैकबोन, डीएनए का जो कहते हैं ना कि बैकबोन बन रहा है, वो ये बनाने का काम करता है। तो ये देखिए, ये है शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और यहां पर जो है ये एक नाइट्रोजनस बेस इससे अटैच है। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इनके बीच में ये दोनों जब बन जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं ये न्यूक्लियोसाइड है। अब यहां पर देखिए फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें अटैच हो जाते हैं यहाँ पे शुगर से। एक तरफ नाइट्रोजनस बेस अटैच है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड्स। पोलैरिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए का। In DNA, polarity refers to the directionality और orientation of the DNA molecule। तो ये ना polarity जो है वो orientation या जो है वो DNA molecules में हमें देखने को मिलती है। DNA consists of two long chain strands of the nucleotides that run anti-parallel to each other। तो हमें यहाँ पर DNA में इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड होगा, तो दूसरा स्ट्रैंड इसके जस्ट अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो देखिए इस तरीके से जो है स्ट्रैंड जो है वो पोलैरिटी है। DNA consists of two long chain strands of the nucleotide run anti-parallel to each other। One strand runs in 5 prime to 3 prime direction। एक जो है ना ये 5 prime to 3 prime direction में रन कर रही है, जबकि दूसरी जो है वो 3 to 5 prime direction में रन कर रही है। यही इसको कहते हैं कि एंटी पैरेलल जो हमें देखने को मिलता है डीएनए के केस में। ये देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम वाला इस तरीके से हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनाता है ना,
और दूसरी तरफ जो है ये आकर यहाँ पर ये वाला जो है वो इधर आता है, ये 5 प्राइम आता है। और इसी तरीके से देखिए ये वाला 5 प्राइम है तो ये इधर से आएगा ऐसे, ऐसे और ये ऐसे जाकर यहाँ पर आएगा तो ये 3 प्राइम बनाएगा। अब ये जो बॉन्ड्स आप यहाँ पर इस तरीके से अटैचमेंट देख रहे हैं ना, ये नाइट्रोजनस बेस है। एक नाइट्रोजनस बेस इसका इस वाले वो जो है स्ट्रैंड पर और इधर वाले पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस है। इनके बीच में ना बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अब वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे एडेनिन है, मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ करता है, तो ए और टी के बीच में ना डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। लेकिन अगर जैसे सपोज यहाँ पे जी और यहाँ पे सी है, तो जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है इस तरीके से। तो स्ट्रैंड्स जो होते हैं इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड के बीच में हमें इस तरीके से डबल बॉन्ड और जो है और ट्रिपल बॉन्ड है ना नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम बेस पेयर बोलते हैं। और ये देखिए ये जो है ना शुगर फॉस्फेट बैकबोन होने की वजह से ये पूरा स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई दे। स्ट्रैंड जो बनता है वो शुगर फॉस्फेट के बैकबोन के होने से बनता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन डीएनए, हमें कितने तरह के बॉन्ड्स जो है वो डीएनए में देखने को मिलते हैं। तो हमें ये देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स जो है यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। These are strong covalent bonds that are link the individual nucleotide together to form the sugar phosphate backbone of the DNA, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये लिंक होता है इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड टुगेदर टू फॉर्म द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये देखिए यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर आपका शुगर है और ये जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस से अटैच है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर जो है एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे। तो ये जो है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3। अब इनके बीच में भी ये बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये भी बॉन्ड्स हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर है, दो एस्टर बॉन्ड है ना। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? Glycosidic bond. N-glycosidic bond involves the attachment of a nitrogen atom carbon of a sugar molecule. तो अब आप ये देखिए यहाँ पर जो है ये शुगर मॉलिक्यूल है हमारा डीऑक्सीराइबोज है ना, डीऑक्सीराइबोज। इससे जो है यहाँ पर एक नाइट्रोजन का यहाँ पर अटैचमेंट है, नाइट्रोजनस बेस पेयर का अटैचमेंट। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन रहा है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो है यहाँ पर ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है ना। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड राइबोज और नाइट्रोजनस बेस के बीच में है ना, डीऑक्सी राइबोज यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। और दूसरा जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और इनके बीच में यहां पर देख सकते हैं आप फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है और इनके बीच में यहां पर देख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक। अब इसी तरीके से ना रिपीटेड आपको मिलेगा, एक यहां पर न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इनके बीच में यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग होती है और ये जो बनाता है स्ट्रक्चर ना ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना देता है। ठीक है। The complementary base pairing is crucial for the structure and replication of DNA. तो बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है
डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उनके बीच में रेप्लिकेशन करने के लिए, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, साथ ही साथ उनके रेप्लिकेशन करने में। क्योंकि रेप्लिकेशन में आप देखिए इस तरीके से ये हेलिक्स जब ओपन होता है ना, तो इस तरीके से ये हेलिक्स ओपन हो जाता है और यहां पर जो है जो बेस यहां पर प्रेजेंट है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, जैसे सपोज ATGCAT ऐसे प्रेजेंट है, तो इसी के अगेंस्ट यहां पर ATGCAT ये इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है। सो ये बेस जो होते हैं यहां पर डीएनए में जो प्रेजेंट है ना, ये बड़े ही क्रूशियल होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एडेनिन पेयर विद थायमिन, एडेनिन जो है हमेशा पेयर करती है थायमिन के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन थायमिन के साथ है और थायमिन एडेनिन के साथ है, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जबकि ग्वानिन जो होती है वो पेयर करती है साइटोसिन के साथ और इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट एल्यूसिडेटेड बाय द जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो फर्स्ट टाइम जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कब देखने को मिला था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में ये देखने को मिला था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पहली बार, है ना? और डीएनए कंसिस्ट होते हैं, मतलब किस चीज से बने होते हैं? 2 लॉन्ग चेन आपको इसमें देखने को मिलती है और इसको कहा जाता है स्ट्रैंड्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के यहाँ पर इस तरीके से बने होते हैं। तो अगर हम फिर से डीएनए स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से आपको 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो ऐसे देखने को मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्ड। The two DNA strands run opposite direction, which means they are oriented in the anti-parallel fashion. तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, अगर ये 3 प्राइम है तो इसका दूसरा एंड जो बनेगा वो 5 प्राइम होगा, और यहाँ पर अगर ये 5 प्राइम है तो ये जो होगा वो 3 प्राइम होगा। तो ये जो है एंटी पैरेलल फैशन को यहाँ पर डीएनए के दर्शा रहा, ठीक है? The nitrogenous base of the two DNA strand form hydrogen bond with each other. दोनों आपस में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जो इनके एडेनिन पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन पेयर विद गुआनिन, and this creates a spiral structure that resembled a twisted ladder. तो ये ना इस तरीके से ट्विस्टेड लैडर की तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, और इसी को हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस रूल अलाउ टू डिटरमाइन, तो चारगाफ रूल की बात की जा रही है यहाँ पर। चारगाफ रूल डिटरमाइन किया जाता है परसेंटेज, है ना? परसेंटेज बताता है कि अ बेस प्रेजेंट इन डीएनए सैंपल, इफ वी नो द परसेंटेज ऑफ एनी वन बेस पेयर देन इट इज प्रेजेंट। तो ये चारगाफ रूल की तरफ से आप पता कर सकते हैं। अगर सपोज एडेनिन जो है वो 20% है, एडेनिन जो है वो किसी भी जो है, तो बाकी का बताइए आप। साइटोसिन बताइए कितना परसेंटेज है, थायमिन कितना है, ग्वानिसिन कितना है। तो ए जो है वो हमेशा जो है रफली जो है वो टी के बराबर होता है। तो अगर ए 20% है तो टी भी कितना होगा? 20%, ठीक है? दोनों मिलकर कितने हो गए? 40%। 100 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना बचा? 60%। अब ये 60% में साइटोसिन भी होगा और ग्वानिन भी होगा, और ये जो दोनों का अमाउंट होता है ना रफली इक्वल होता है। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30%। सो 30% जो होगा वो साइटोसिन होगा और 30% जो होगा वो ग्वानिन होगा, ठीक है? सो ये हमारा डीएनए के बारे में यहाँ पर डिस्कशन था। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।